गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जीता इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपसे क्लास डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपका अपकमिंग एक एग्ज़ाम है अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो इसका जो सिलेबस है, इसमें जो जीएस वाला पार्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हिंदी का सिलेबस, जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगा। और कल से यानी 4 सितंबर से हमारी ये क्लासेस भी ऑनलाइन रिज्यूम हो रही हैं। 2 क्लासेस अभी रिसेंट स्टार्टअप में चलेंगी, अभी शुरू में, फिर आगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से क्लासेस मैनिपुलेट किए जाएंगे। तो कल से ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो रही हैं, ऑफलाइन भी शुरू हो रही हैं। तो इसके सिलेबस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़, कोई भी एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो पहली चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आप सिलेबस को थोड़ा सा समझिए, उसके डिटेलिंग में जाना होता है। सिलेबस मतलब जो भी संस्था, जो भी निकाय, जो भी संस्था पेपर कराती है, सिलेबस तो आपको देती ही देती है। हमें क्या करना होता है कि उस चीज़ को, उस टॉपिक को, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या उसमें नहीं पढ़ना चाहिए और किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि उस चीज़ को, उस टॉपिक को हमें किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे खास होती है वो ये होती है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कितने तरह के, क्या क्या संभावित प्रश्न किए जा सकते हैं। हर तरह के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना, हर तरह के प्रश्नों को इमेजिन करना कि ये टॉपिक है, ये फैक्ट है, तो इस फैक्ट से, इस तथ्य से किस किस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। और कल से जो है आपकी नियमित क्लासेज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी इस एग्ज़ाम की, आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाली। ठीक है, तो सिलेबस पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसका जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है, सामान्य हिंदी आपके 100 अंकों की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है ही हैं, टॉपिक भी मेंशन है। उस टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न उठाए जा सकते हैं, किस टॉपिक में किस किस तरह के प्रश्नों के बनने की संभावना होती है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका, वो है आपका वर्ण विचार। पहला टॉपिक जो है आपका, इसमें है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार जो है, इसके अंतर्गत हम लोग देवनागरी हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसका अध्ययन करेंगे। देवनागरी की मानक जो वर्णमाला, उसका अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत। और यहाँ से वर्णमाला से जो प्रश्न होते हैं, एक तो पहली चीज होती है कि आपसे वर्णमाला का परिचय, दूसरी चीज वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है आपका स्वर व्यंजन में पहले वर्गीकृत किया जाएगा, फिर स्वरमाला, व्यंजनमाला, इन दोनों को अलग अलग इनका अध्ययन किया जाना होता है। इसके बाद आपका आता है उच्चारण स्थान। कई बार आपने देखा होगा कि वर्णमाला के वर्णों को के उच्चारण स्थान भी पूछे जाते हैं, इन उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न होते हैं। वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है आपका, वर्गीकरण में आपको यह ध्यान रखना है कि वर्गीकरण जो है 2 आधार पर किया जाता है इसका। एक तो होता है बाह्य प्रयत्न और दूसरा होता है अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में हम इन चीजों को पढ़ते हैं कि किसी भी वर्ण के उच्चारण के क्रम में मुख के अंदर का, मतलब जो उच्चारण में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, उनमें से किस अंग की क्या गतिविधि होती है, कौन सा अंग किस अंग को स्पर्श करता है, किधर मुड़ता है, कहाँ उठता है, कहाँ नीचे गिरता है, इन सभी आधारों पर हम अभ्यंतर प्रयत्न का अध्ययन करते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो हम करते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, घोषत्व के आधार पर भी प्रश्न किए जाते हैं, प्राणत्व के आधार पर भी प्रश्न किए जाते हैं।
तो घोषत्व और प्राणत्व जो है ये आपके बाह्य प्रयत्न में आ जाता है कि मुख से वायु कितनी निकलती है, कम निकलती है, अधिक निकलती है, किस वर्ण के उच्चारण में नाद होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, किस में नहीं होता है। तो इन चीजों को आधारगत करते हुए बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है वर्णों का, स्वर का भी और व्यंजन का भी, चाहे वो घोषत्व के आधार पर हो चाहे वो प्राणत्व के आधार पर हो। और अभ्यंतर प्रयत्न में आपने देखा होगा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ जो प्रश्नों की प्रकृति होती है, किसी भी लेवल से आपसे प्रश्न, वर्णमाला के परिचय से भी प्रश्न किया जा सकता है, वर्गीकरण से संबंधित भी प्रश्न किए जा सकते हैं, उच्चारण स्थान आदि भी इसके पूछे जाते हैं। वर्गीकरण में आपको दोनों ही आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें थोड़ा बहुत परिचय हमें मानकीकरण से संबंधित भी, कुछ जो वर्णमाला का मानकीकरण हुआ, हिंदी देवनागरी वर्णमाला का जो मानकीकरण किया गया, मानकीकरण के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत हमें दृष्टि डालनी होती है, क्योंकि कौन से वर्ण मानक, कौन से वर्ण अमानक हैं, किन वर्णों का परित्याग कर दिया गया, उनकी जगह पर कौन से संकेत एडॉप्ट किए गए, अपनाए गए। तो ये सारी चीजें आपके पहले टॉपिक वर्ण विचार से संबंधित हैं। टॉपिक का नाम ही देखिए सिलेबस में बड़ा क्लेवरली दिया गया है, वर्ण विचार। वर्ण विचार कर देने से इसका एरिया जो होता है वो बहुत ही वाइड हो जाता है, हर चीज के बारे में यहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ये सेगमेंट जो है आपका 15 मार्क्स का है, वर्णमाला वाला जो सेगमेंट है आपका, ये आपका 15 मार्क्स का है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न होंगे, इसका रोल बहुत ही वाइटल होगा आपके सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक आपका है हिंदी शब्द समूह। हिंदी शब्द समूह कहने से मतलब ये हुआ, इसका लॉजिक ये होता है कि हिंदी भाषा की जो अपनी शब्द संपदा है उसमें किस किस प्रकार के शब्द हैं, किन किन स्रोतों से शब्दों को ग्रहण किया गया है। क्योंकि हिंदी आज वर्तमान स्थिति में एक बहुत ही समृद्ध भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, और हिंदी जो भाषा है हमारी, ये सबसे अधिक ग्राही होती है, अन्य भाषा के शब्दों को भी अपने शब्दकोश में इसने समाहित किया हुआ है। तो इसी को स्रोत के आधार पर शब्द भेद भी कहा जाता है कि स्रोत के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं। मतलब ये हुआ कि हिंदी भाषा में शब्द जो आए हैं वो किन किन स्रोतों से होकर आए हैं। ये सेगमेंट जो है आपका 10 मार्क्स का है, ये वाला टॉपिक आपका 10 अंकों का होगा। इस 10 अंक में हर तरह से प्रश्न आपके जिन जिन स्रोतों से आपके शब्द आए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, सोर्सेज की जहाँ तक बात करते हैं हम, किन किन स्रोतों से शब्द आए हैं हिंदी भाषा में, तो सबसे मूल जो स्रोत है वो आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा के विकास का मूल जो है वो संस्कृत है। तो संस्कृत से इसकी जर्नी को अगर आप देखेंगे तो संस्कृत से ये जर्नी शुरू होती है। संस्कृत में भी 2 फेज में ये जर्नी जाती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का दौर वो दौर होता है जिसमें वेद पुराण लिखे गए। लौकिक संस्कृत की जहाँ तक बात आती है तो लौकिक संस्कृत में आप देखते हैं कि बहुत सारी रचनाएं, जैसे रामायण, महाभारत, कालिदास, भवभूति आदि की जो भी रचनाएं हैं वो लौकिक संस्कृत में मिलती हैं। तो यहाँ से ये जर्नी आपका ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है कहाँ से? संस्कृत से। इसके बाद ये अलग अलग पड़ावों, पहले पाली से होके गुजरती है, फिर प्राकृत पे आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो अवहट। यहां से जब ये जर्नी आगे आपकी बढ़ेगी तो आती है आपकी पुरानी हिंदी में, और यहां से जब जर्नी आपकी ये आगे बढ़ती है तो ये आती है वर्तमान हिंदी। तो ये पूरा का पूरा जर्नी है। एक तो ये मेन स्रोत हो गया, इसको समझ लीजिए कि हिंदी भाषा का के जितने भी शब्द हैं उसका ये मेरुदंड है, बैकबोन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा शब्द आए हैं। यहाँ से जो भी शब्द आए हैं इन्हीं शब्दों को कहा जाता है तत्सम।
यहाँ से जो आए हैं शब्द वो तत्सम, कुछ लोक व्यवहार में कुछ शब्दों को या आवश्यकता के अनुरूप कुछ शब्दों को, तत्सम शब्दों को बदल के उन्हें हिंदी भाषा के अनुकूल बनाया गया, जो कहलाए तद्भव। तो ये तत्सम तद्भव तो मेजर हो गए आपके हिंदी भाषा के शब्दों में, लेकिन इसके साथ साथ ये अगर आप इसे यूं समझें कि ये एक मुख्य धारा के रूप में चल रही है, तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई मुख्य धारा ओरिजिनेट होती है तो बहुत सारी सब्सिडियरी करंट्स जो हैं, बहुत सारी उसकी सहायक शाखाएं भी उसमें आके मिलती रहती हैं। हिंदी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुख्य धारा तो ये आपकी तत्सम तद्भव की चली रही है, इसके साथ साथ इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी आके मिले, जिनको हम क्या कहते हैं, देशज। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे शब्द इस धारा में, मुख्य धारा में आपके विदेशी भाषाओं के शब्द भी आकर मिले, जिनको हम विदेशी, विदेशज या आगत शब्द के रूप में जानते हैं। और कुछ आवश्यकता के अनुरूप देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से किसी के साथ भी विदेशज शब्द को मिला के जो एक नया शब्द इजाद कर लिया गया, एक नया शब्द इन्वेंट कर लिया गया, उसको संकर कहा गया। तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति पर यदि हम चर्चा करें कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे इसमें, तो यहाँ पर एक तो तत्सम से तद्भव या तद्भव से तत्सम का रूपांतरण, तत्सम दिया रहेगा उसका तद्भव रूपांतरण पूछ लिया जाएगा, या तद्भव दिया होगा उसका तत्सम रूपांतरण पूछ लिया जाएगा। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप पहचान, जैसे आपके विकल्प में 4 शब्द होंगे, उसमें किसी भी को आधारगत करते हुए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर, किसी को भी आधारगत करते हुए उसकी पहचान पूछी जा सकती है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, या कौन सा शब्द तद्भव है, या कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है, या कौन सा संकर है। तो किसी भी लेवल पे यहाँ से प्रश्न जो है उठाया जा सकता है। तीसरी जो सबसे खास इस में प्रश्नों की प्रकृति होती है, जो थोड़ा सा टफ होता है। साधारणतया तत्सम या तद्भव की पहचान करना बड़ा सरल होता है, लेकिन तत्सम दे करके तद्भव पूछा गया हो या तद्भव देकर उसका तत्सम पूछा गया हो, तो दोनों में ही कुछ न कुछ इंटर रिलेशन होता है, कुछ न कुछ अंतः संबंध होगा। उस अंतः संबंध को ध्यान में रखते हुए तब हमें अपना आंसर पिक करना होता है। तो ये टॉपिक जो है आपका 10 अंकों का है। यहाँ भी आपके अच्छे खासे प्रश्न बनेंगे इससे। और ये कुल मिला जुला के मैं आपको एक चीज़ और फ्रैंकली बता दूं कि ये जो है आपका शब्दकोश है, और शब्दकोश के लिए कोई तरीका नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको शब्दों को रटना होगा, रट के अपनी शब्द संपदा, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाना होगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है आपका हिंदी शब्द रचना। शब्द रचना, ये टॉपिक जो है आपका शब्द रचना, ये भी आपका 10 अंकों का है। शब्द रचना से तात्पर्य ये होता है कि किन किन विधियों से हिंदी भाषा के शब्दों को बनाया गया है, उनकी रचना हुई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके 4 मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। एक तो संधि की प्रक्रिया के द्वारा, दूसरा आपका समास की प्रक्रिया के द्वारा, तीसरा मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़कर, चौथा आपका मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर। तो ये इसके अंतर्गत आपके ये 4 टॉपिक होंगे, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ से इन चारों टॉपिक से, संधि से आप सभी परिचित होंगे, समास से भी परिचित होंगे, उपसर्ग प्रत्यय से भी परिचित होंगे। इसी को डीपली आपको डिटेल में अध्ययन करना है। यहाँ से प्रश्न किए जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हम संधि की ही बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि शब्दों के संधि विच्छेद पूछ लिए जाते हैं। कई बार संधि विच्छेद दिया हुआ होता है और उनके योग से बने हुए शब्द पूछ लिए जाते हैं। कई बार संधि के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो संधि से अमूमन ये प्रश्न हो सकते हैं। समास से भी यही प्रक्रिया होती है, शब्द दिया होता है, उसके अंतर्गत समास पूछना होता है।
या विग्रह दे के पूछ लेगा कि इसका समस्त पद क्या होगा, या फिर विग्रह के द्वारा ही पूछ लिया जा सकता है कि इस पद में कौन सा समास होगा, या एक इसमें जो तत्पुरुष समास होते हैं वो कारकीय परसर्गों पर अवलंबित होते हैं, तो कई बार तत्पुरुष समास में समास कम कारक अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। कई बार लक्षण पूछ लिया जाता है, किस समास का क्या लक्षण है, जैसे लक्षण दे देगा कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, या किस में उत्तर पद प्रधान होता है, किस में उभय पद प्रधान होता है। तो जो इनके पद प्रधानता या पद संबंध की बात होती है उसके आधार पर भी यहाँ से प्रश्न आपसे उठाए जा सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक है उपसर्ग, यहाँ से भी आपसे कई तरह के प्रश्न होते हैं। उपसर्ग से प्रश्न किए जाने के भी कई तरीके हैं, जैसे उपसर्ग से आपसे उपसर्ग देकर के पूछ लिया जा सकता है कि इस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, या शब्द देकर के उसमें उपसर्ग पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस शब्द में उपसर्ग है या किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़े होते हैं, तो कभी कभी इस स्तर पर भी प्रश्न किए जाते हैं कि किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है, या किसी शब्द में, किसी खास शब्द में कितने उपसर्ग हैं। तो कई तरीके होते हैं इसके पूछे जाने के। सेम चीजें आपके प्रत्यय में भी होती हैं। प्रत्यय में भी, अब प्रत्यय थोड़ा सा क्या होता है आपका उपसर्ग से थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्दों में मात्रिक परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ कई बार मूल शब्द और प्रत्यय भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्न किए जाने का पैटर्न लगभग सेम होता है, एक ही तरह से दोनों में प्रश्न किए जाते हैं। फर्क आप सभी को पता है कि एक पहले जुड़ता है, दूसरा शब्द के अंत में जुड़ता है। तो ये है आपका थर्ड टॉपिक। अगर फोर्थ टॉपिक की बात करें तो फोर्थ टॉपिक जो है शब्द रचना से ही है आपका। फोर्थ टॉपिक में आपका है पर्याय और विलोम, जिससे आप सभी पूर्व परिचित हैं। पर्यायवाची क्या होता है, विलोम शब्द क्या होते हैं। अब ये ऐसा टॉपिक है जो पढ़ाए जाने वाला टॉपिक नहीं होता, ये पूरा का पूरा आपका शब्दकोश होता है। आपको रटना होता है, शब्दों के पर्याय याद करने होते हैं, शब्दों के विलोम याद करने होते हैं। अब यहाँ कहीं कहीं कुछ एक शब्दों में कुछ टेक्निकल चीजें आती हैं जो आपको क्लास के दौरान बता दी जाएंगी, तो उससे बहुत सारे शब्दों के पर्याय या विलोम याद करने में आपको बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। मतलब अगर चलती भाषा में कहें तो वो एक तरह से शॉर्टकट होता है, संक्षेप में समझ लेना किसी चीज को। विलोम वगैरह में भी इसी तरह से आपको टेक्निकली देखना होता है। जैसे किसी शब्द का अगर परंपरागत विलोम ट्रेडिशनल अपोजिट नहीं होता है तो वहां उपसर्ग लगा के उसका विलोम बना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लास के दौरान बताई जाएगी, लेकिन ये बेसिकली ये टॉपिक जो है आपका, ये आपका शब्दकोश है, आपके पढ़ने की, याद करने की, रटने की चीज होती है। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट अगला आप जो आपका टॉपिक है शब्द रचना से ही है। ये है आपका अनेकार्थी शब्द। दूसरा है इसमें आपका शब्द युग्म, और तीसरा है आपका इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। ये तीन चीजें आपको, ये भी आपके शब्दकोश का ही हिस्सा हैं, लेकिन ये थोड़ा सा विलोम पर्याय की अपेक्षा टेक्निकल हो जाती हैं। अब है क्या अनेकार्थी शब्द? इसके अंतर्गत वैसे शब्द पूछे जाते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न किए जाने का तरीका कई तरह से प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे एक तो एकार्थी या अनेकार्थी शब्दों की पहचान किए जाने से संबंधित हो सकता है। दूसरा कोई शब्द दे देगा, अनेकार्थी शब्द होगा वो, उसका एक अर्थ बता के दूसरा अर्थ पूछ लिया जाएगा, या दोनों या उसके दो से भी अधिक अर्थ हैं तो सारे ही अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं, जो विकल्प के रूप में आपको मिलेंगे आंसर में। दूसरा जो शब्द युग्म है, शब्द युग्म में आपको ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जो शब्द एक जैसे, मतलब व्यावहारिक सामान्य प्रयोग में एक जैसे हम बोल देते हैं, अर्थ भी लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन प्रयोग भिन्नता होती है। प्रयोग के स्तर पर दोनों के अर्थ में बहुत ही फर्क हो जाता है। जैसे हम कहते हैं गति और प्रगति,
तो इस तरह के शब्द युग्म दे दिए जाएंगे। गति और प्रगति दोनों का अगर आप सतही अर्थ देखेंगे तो एक जैसा ही है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। गति के जगह पर यदि हम प्रगति का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा, प्रगति के जगह पर गति का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। सतही अर्थ समान होने के बावजूद भी प्रयोग भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को प्रायः आपके शब्द युग्म में पूछ लिया जाता है। थर्ड जो इसका टॉपिक है आपका श्रुति समभिन्नार्थी शब्द, या इसको समुच्चारित भी कहा जाता है। इसके लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, समुच्चारित शब्द। अंग्रेजी में इसको होमोफोन्स कहते हैं। इसमें ऐसे शब्द पूछे जाते हैं आपसे जिनकी ध्वनि, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। उच्चारण एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए, ये अंश और ये अंश, तो अगर उच्चारित करते हैं तो सिर्फ तालु और दंत स का अंतर है, तालव्य और दंत स का अंतर है। एक को अंश बोलेंगे, एक को अंश बोलेंगे, बस इतने का फर्क है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग होता है। इसका अर्थ कुछ और होगा, इसका अर्थ कुछ और होगा। जैसे ये अंश है तो इसका मतलब भाग या हिस्सा हो जाएगा, ये अंश है तो इसका अर्थ हो जाएगा कंधा। तो जो ये वाला टॉपिक है आपका श्रुति समभिन्नार्थी शब्द या समुच्चारित शब्द, इसमें इसी तरह के प्रश्न किए जाते हैं। शब्द युग्म होते हैं, इनमें से आपको इनके अर्थ बताने होते हैं। तो यहाँ से आपके इस टॉपिक का ये 3 सेक्शन है। ये भी आपका शब्दकोश है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश भी हो सकता है या पूरा का पूरा वाक्य भी होता है, के लिए एक शब्द। ये आपका अंग्रेजी में भी होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एक वाक्यांश दिया रहेगा और उसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना होता है। निर्धारित होते हैं ये एक शब्द, इसमें आप चलते हुए शब्द का चयन नहीं कर सकते, ये डिफाइन होते हैं और ये भी आपके शब्दकोश का ही हिस्सा है, इसको भी रटना होता है। ये आपका 5 अंक का इसका वेटेज है, 5 मार्क्स का। मतलब सीधा सा है कि यहाँ से आपसे 5 प्रश्न होंगे, 5 वाक्यांश या वाक्य दिए होंगे जिनके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे हम कहें कि पर्वत का ऊपरी भाग, अब इसके लिए एक शब्द बताना है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे इसका जो व्यावहारिक शब्द है उसका प्रयोग कर लेते हैं, जो हम दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। कई बार बच्चे इसको शिखर, चोटी या इस तरह के शब्दों को मानक मान लेते हैं और यहीं पे ये प्रश्न जो है आपका गलत हो जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपका ये इसके लिए शब्द निर्धारित होते हैं, एक तरह से पारिभाषिक शब्द होते हैं ये। तो इसके लिए जैसे शब्द होता है अधित्य का, अगर इसके लिए आपने चोटी या शिखर जैसे शब्द का प्रयोग किया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको वो कैब का ही एक तरह से देखेंगे तो पार्ट है, आपको याद करना है, रटना है। बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वो होते हैं, कम से कम 400-500 तो होते ही होते हैं जिनको रटना होता है, तो इन्हें याद करना ये आपके वो कैब का हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अशुद्धि संशोधन। अगला टॉपिक जो है ये है आपका अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में आपसे 2 तरह के प्रश्न किए जाते हैं जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। एक होता है आपका शब्दगत अशुद्धि और दूसरी होती है अशुद्धि आपकी वाक्यगत अशुद्धि। शब्दगत अशुद्धियों में सिंपल सी बात है, यहां आपसे वर्तनी पूछी जाती है, शब्द का स्पेलिंग वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी। और जो वाक्यगत अशुद्धियां होती हैं इसमें वाक्य में गलतियां होती हैं
और वाक्य में गलती जो हो सकती है वो संज्ञा की भी हो सकती है, सर्वनाम की भी हो सकती है, विशेषण की भी हो सकती है, क्रिया की भी हो सकती है। इसके साथ साथ लिंग, काल, वचन, कारक, मतलब जो भी आपकी व्याकरणिक कोटियां होती हैं उनसे रिलेटेड एरर्स होते हैं, उनसे संबंधित अशुद्धियां होती हैं इनमें, जिन अशुद्धियों को पहचानना होता है। अब इसमें जो प्रश्न किए जाने का तरीका होता है, एमसीक्यू में यही पूछा जाता है, जैसे 4 विकल्प दे दिएंगे, कौन सी वर्तनी शुद्ध है या कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। वाक्यगत अशुद्धियों में भी एमसीक्यू में तरीका यही होता है कि 4 वाक्य दिए होंगे, उसमें शुद्ध वाक्य या अशुद्ध वाक्य का चयन करना होता है। कई बार टाइप ऑफ एरर, मतलब वाक्य में जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की है। तो ये आपको इसे देखने से एक चीज पता चल गया होगा कि वाक्यगत अशुद्धियों के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान आपको बहुत ही वांछनीय है, बिल्कुल जरूरी है। अगर व्याकरण का ज्ञान है तो यहाँ पर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्यगत अशुद्धियों को करने के लिए आपको व्याकरण पे विशेष फोकस करना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। जहां तक शब्दगत अशुद्धि का सवाल है, वर्तनी का, तो यहां पर शब्द रचना में हमने संधि की बात देखी, संधि से बने हुए शब्द हैं तो संधि के विकारों का ध्यान रखना होता है। उपसर्ग जुड़ने के बाद शब्द बनते हैं, प्रत्यय जुड़ने के बाद बनते हैं, मतलब जिन जिन विधियों से शब्द बनते हैं वे सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपके इसके लिए, शब्दगत अशुद्धियों के लिए, वर्तनी अशुद्धि के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ रूढ़ शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो न तो संधि से बने हैं, न समास से, न उपसर्ग प्रत्यय से, मतलब वो इंडिविजुअल वर्ड हैं, रूट वर्ड्स हैं। तो ऐसे शब्दों को याद ही करना होता है। और रूट वर्ड को यदि हम छोड़ दें तो बाकियों में आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो वर्तनी में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि रूट वर्ड को छोड़ दें तो बाकी सारे शब्द जो हैं वो व्युत्पत्ति से बने हैं, डेरिवेशन हुआ है, और डेरिवेशन में हमें यही सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय। तो संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय पे यदि आपका कमांड है तो डेरिवेशनल वर्ड में जो भी जिस तरह की गलती है उसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। और रूट वर्ड्स को याद करना होता है क्योंकि उनकी व्युत्पत्ति नहीं हुई है, वो किसी अन्य विधि से या तरीके से बने हुए शब्द नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका अशुद्धि संशोधन में 2 टॉपिक है आपका, और इसका वेटेज भी आपका 10 मार्क्स है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो स्ट्रेटजी होगी, 5 इधर से लेके चलना होगा और 5 इधर से लेके चलना होगा। लेकिन ये सब कुछ जो बॉडी, जो निकाय, जो संस्था एग्जाम करा रही है, फाइनली उस पर डिपेंड होता है। सिलेबस में तो ये रहेगा, लेकिन वेटेज कम या ज़्यादा वो कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जैसे इमेजिन करें कि ये बैलेंस में 5 इधर 5 इधर, ये कोई फैक्ट नहीं है। वो उसके विवेक पर निर्भर करता है, वो अपने हिसाब से इसको फ्लक्चुएट कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है लोकोक्ति और मुहावरे। ये भी एक तरह से आपके शब्दकोश और सामान्य ज्ञान का हिस्सा होता है, व्यावहारिक ज्ञान का हिस्सा होता है, लोकोक्तियां और मुहावरे। क्योंकि लोकोक्तियां का प्रयोग जो आपने देखा होगा, प्रायः सबसे अधिक लोग बोलचाल यानी व्यावहारिक भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यूं मतलब ऐसी बाध्यता नहीं है कि सिर्फ व्यावहारिक भाषा में ही, साहित्यिक भाषा में भी लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग एक ही जगह वर्जित होता है, वो है आपकी राजभाषा। जो औपचारिक भाषा होती है, राजभाषा होती है, उसके क्रियाकलापों में लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता। अन्यथा या इसको छोड़ करके बाकी हर जगह आपको लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, और व्यावहारिक सबसे ज़्यादा होता है। व्यवहारतः लोकोक्तियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, लेखन में मुहावरे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए बिन बुलाया मेहमान होता है। हर एग्जाम में लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न होते ही होते हैं। और यहाँ जो आपका इसका वेटेज है वो 10 अंक है। तो यहाँ पर भी यही बैलेंस स्थिति होगी, 5-5 का गैप होगा, 5 इधर से और 5 आपके मुहावरे से। ये भी इसमें आपको
एमसीक्यू है आपका पेपर, तो ये तय रहा कि यहाँ से भी आपसे लोकोक्ति या मुहावरे के अर्थ ही पूछे जाएंगे, उनका अनुप्रयोग या वाक्य प्रयोग नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है आपका वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। विराम चिन्ह आप सभी ने पढ़ा होगा। विराम चिन्ह के बिना आपकी अभिव्यक्ति सही नहीं हो सकती। कहाँ कमा यूज करना है, कहाँ फुल स्टॉप यूज करना है, कहाँ सेमीकोलन यूज करना है, कहाँ कौन सा विराम चिन्ह आपको, ये वाक्य के भाव और अर्थ के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक तरह से लेखन का अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है लेखन का। इसके बिना, विराम चिन्हों के बिना लेखन जो होता है वो अनुशासनहीन हो जाता है या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किसी भी चीज में अगर कॉलन की जगह बदल दें तो भी पूरे के पूरे सेंटेंस का जगह बदल जाता, मीनिंग बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो जहां जिस चीज को होना चाहिए, इसके अंतर्गत आपको विराम चिन्ह के अंतर्गत हर विराम चिन्ह की उपयोगिता यानी उसकी परिभाषा, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है वाक्य में, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जो है आपका विराम चिन्ह का, इसका वेटेज आपका 5 अंक है। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक है इसमें है आपका पूरा का पूरा व्याकरण। अब ये पूरा का पूरा व्याकरण जो है आपका ये 3 पार्ट में बंट जाता है। इसके अंतर्गत आपको विकारी शब्द आ जाएंगे, अविकारी शब्द आ जाएंगे और विकारक आ जाएंगे। विकारी शब्द से मतलब ऐसे शब्द जिनमें लिंग काल वचन परिवर्तन के सापेक्ष परिवर्तन हो जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये लिंग काल वचन कारक बदलने के साथ साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो ये 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय भी कहा जाता है इसको। ये वो शब्द हैं जिनमें लिंग काल वचन कारक परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी ये लिंग काल वचन कारक परिवर्तन से निरपेक्ष होते हैं। ये भी, इनकी भी कोटियां 4 होती हैं। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मय आदि बोधक होता है। तो इसके अंतर्गत ये 4 टॉपिक आते हैं। और विकारक, जैसा कि हम इन दोनों में ही विकारकों का प्रयोग किया मैंने, लिंग काल वचन कारक, जिनके वजह से विकार आता है, जिनके कारण विकार परिवर्तन आता है। तो इसके अंतर्गत भी 4 आपके लिंग काल वचन और कारक, ये 4 के 4 टॉपिक आ जाते हैं। मतलब ये जो लास्ट का आपका टॉपिक है ये पूरा का पूरा आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा व्याकरण है हिंदी का, जो ये आपका लास्ट टॉपिक है। और यहां से आपका इसका जो वेटेज है वो आप देख रहे हैं 15 अंक है इसका वेटेज। सबसे ज्यादा पहला जो वर्ण विचार है वो, और जो ये लास्ट वाला है व्याकरण वाला पार्ट, ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो 15-15 मार्क्स के हैं, सबसे बड़े हैं। तो ये होना भी स्वाभाविक है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा व्याकरण आ जाएगा आपका। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है जिसको मैंने संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश की है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसकी जो क्लासेज है जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका, कल से क्लासेज शुरू हो रही हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप ऑफिस के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।